ये इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की सिलेबस की सीरीज़ की वीडियो है। एडीसी और बीकॉम पार्ट 1 की एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको पार्ट 10 करवाया जा रहा है जो कि लास्ट पार्ट है इस सीरीज़ का, इस पूरे सिलेबस का। इससे पहले 9 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, ताकि इजीली आप फाइंड कर सकें और पिछले लेसन्स को आप ज़रूर देखिएगा ताकि आप एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकें। सो इंटरनेशनल बिजनेस जो है आज का जो मेन टॉपिक है वो इंटरनेशनल बिजनेस है, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है इंटरनेशनल बिजनेस के। इसके अलावा ऑब्स्टेकल एंड कॉन्स्ट्रेंट है इंटरनेशनल ट्रेड में, टैरिफ की टाइप्स हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा नेचर, ऑब्जेक्टिव और जो रोल है मल्टीनेशनल कंपनीज का डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो सबसे पहले है इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्सेप्ट। सो इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, एक्सचेंज होती हैं कमोडिटीज़, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और कैपिटल जो है अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, और बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के दरमियान होता है ये सब जो कुछ होता है। बिजनेसेस भेजते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक या फिर इंडिविजुअल्स। सो ग्लोबलाइजेशन होती है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि इंक्रीज होती है इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस जो कंट्रीज के दरमियान, और उससे जो है वो एक्सचेंज होती है गुड्स, सर्विस और आइडियाज़ की ग्लोबल स्केल के ऊपर। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है जो कि बहुत कॉमन सी चीज़ है, जहाँ पर सेल किया जाता है गुड्स या सर्विसेज को दूसरे कंट्रीज़ में, एक्सपोर्ट अगर होती है, और इंपोर्ट के अंदर परचेज किया जाता है फॉरेन कंट्रीज से। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं जो कि ऑपरेट करती हैं मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट जो कि करती है कंपनी बिजनेस ऑपरेशन के अंदर दूसरे कंट्री के अंदर, यानी एक कंट्री कर रही है, सॉरी एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस ऑपरेशन में दूसरी कंट्री के अंदर, चाहे वो एक्वायर करेगी एग्जिस्टिंग एसेट्स को या फिर स्टैब्लिश करेगी न्यू वेंचर्स को। और उसके बाद फिर के इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है, एप्लीकेशन होती है इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रिंसिपल्स की ग्लोबल मार्केट के ऊपर। और उसके अलावा एक्सचेंज रेट्स होते हैं, यानी कि जो जैसे कि रुपी डॉलर का रेट है जिसके ऊपर एक कंट्री एक्सचेंज, एक करेंसी एक्सचेंज की जाती है दूसरे के लिए। कल्चरल सेंसिटिविटी होती है क्योंकि जाहिर बात है डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कल्चर होते हैं, सो अवेयरनेस हो रहा, कंसिडरेशन होना कल्चरल डिफरेंसेस की। और उसके बाद है ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स। सो ये जो है गवर्नमेंट लगाती है ताकि रिस्ट्रिक्ट करे, कंट्रोल करे फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर। उसके बाद है ग्लोबल सप्लाई चेन, सो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो है कंपनीज का इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ग्लोबली। और उसके बाद है पॉलिटिकल रिस्क, सो पोटेंशियल जो है पॉलिटिकल इवेंट्स का या डिसीजन का फॉरेन कंट्री के अंदर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है ऑपरेशंस को, जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है इंटरनेशनल बिजनेसेस की। उसके बाद है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, सो एग्रीमेंट्स होते हैं कंट्रीज के दरमियान के रिड्यूस करें या एलिमिनेट करें बैरियर्स टू ट्रेड, इनके जो ट्रेड में बैरियर्स आ रहे हैं प्रमोट करें फ्री फ्लो गुड्स और सर्विसेज का। उसके बाद एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो जो कंसिडरेशन एथिकल प्रिंसिपल्स की और सोशल इम्पैक्ट जो इंटरनेशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस में इंश्योर करते हुए रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल ऑपरेशंस। नाउ द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेसेस। सो एडवांटेजेस क्या क्या है, मार्केट एक्सपेंशन होती है, एक्सेस होता है लार्जर कस्टमर बेस तक डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, सो कॉस्ट एडवांटेज अचीव होता है इंक्रीज प्रोडक्शन के थ्रू, और एफिशिएंसी जब ऑपरेट किया जाता है ग्लोबल स्केल के ऊपर, डाइवर्सिफिकेशन होती है, स्प्रेड किया जाता है बिजनेस ऑपरेशन को अक्रॉस डिफरेंट मार्केट्स, रिड्यूस किया जाता है डिपेंडेंसी सिंगल मार्केट इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, एक्सेस होता है रिसोर्सेज से रिसोर्सेज तक, यूटिलाइज किया जाता है रिसोर्सेज, स्किल्स और एक्सपर्टीज जो कि अवेलेबल है डिफरेंट कंट्रीज में। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होता है, कॉम्पिटेटिव एज हासिल किया जाता है ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस के जरिए और यूनिक ऑफरिंग के जरिए। और प्रॉफिट पोटेंशियल होता है, सो न्यू मार्केट में जब जाते हैं उससे इंक्रीज होता है रेवेन्यू और प्रॉफिट पोटेंशियल। अब डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि पॉलिटिकल और लीगल चैलेंजेस आते हैं जब डील करते हैं डाइवर्स लीगल सिस्टम के साथ और नेविगेट करना पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, अडाप्ट करना प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डाइवर्स कल्चरल नॉर्म्स के लिए और प्रेफरेंसेस। करेंसी फ्लक्चुएशंस होती है, एक्सपोजर होता है रिस्क का चेंजेस आने की वजह से एक्सचेंज रेट के अंदर। लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, सो चैलेंजेस होते हैं मैनेज करने में कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स जो है क्रॉस बॉर्डर। पॉलिटिकल रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी आती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से फॉरेन मार्केट में। हायर कॉस्ट होती है, कॉस्ट एक्सपेंसेस जो कि एसोसिएट होते हैं अडॉप्ट करने के साथ डिफरेंट रेगुलेशंस और मैनेज करना इंटरनेशनल ऑपरेशंस। ट्रेड बैरियर्स होते हैं,
जो कि रिस्ट्रिक्शंस और टैरिफ्स जो कि इम्पोज करती है गवर्नमेंट ताकि रोक सके फ्री फ्लो गुड्स का, और एथिकल कंसर्न भी होते हैं, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह भी होती है डाइवर्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ना सिर्फ ये कि अब एक तरफ अपना प्रॉफिट अर्न करे कंपनी, बल्कि जो एथिकल चीज़ें हैं डिफरेंट कल्चर्स के अंदर वो भी देखना पड़ती हैं। सो ऑब्स्टेकल्स एंड कॉन्स्ट्रेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड, कुछ रुकावटें जो आती हैं वो क्या हैं, ऑब्स्टेकल्स आपके सामने हैं। सो ट्रेड बैरियर्स आते हैं, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो इम्पोज करती है गवर्नमेंट ताकि वो लिमिट कर सके, एक लिमिट लगाए इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। करेंसी एक्सचेंज की जो रेट है, फ्लक्चुएशन है, जैसे कि रुपी डॉलर का रेट है, और रेगुलेटरी और लीगल डिफरेंसेस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट लॉज वगैरह होते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो होती है, चेंज होना गवर्नमेंट वगैरह का, और कल्चरल डिफरेंसेस, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट कल्चर होते हैं, और इवन कि एक कंट्री के अंदर भी कई सारे कल्चर होते हैं। और उसके बाद फिर कॉन्स्ट्रेंट्स, तो जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, यानी कि लिमिटेशन होना फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, और लैक ऑफ एक्सेस होना कैपिटल तक, डिफिकल्टी होना ऑब्टेन करने में फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है, यानी कि चैलेंजेस जो कर रिलेट करते हैं अवेलेबिलिटी के साथ एसेंशियल रिसोर्सेज की। टेक्नोलॉजी गैप्स हैं, जो टेक्नोलॉजी के अंदर गैप आता है, और जोग्राफिकल डिस्टेंसेस आते हैं, इनकी फिजिकल सेपरेशन, और जो लॉजिस्टिक चैलेंज है लॉन्ग डिस्टेंसेस की वजह से मार्केट्स के दरमियान, और एंट्री मार्केट कॉस्ट है, इनिशियल एक्सपेंस जो कि एसोसिएट होता है मार्केट के अंदर एंटर होने के साथ और इस्टेब्लिश करने के साथ प्रेजेंस। नाउ द टाइप्स ऑफ टैरिफ्स, टैरिफ्स की टाइप है, कोई एक तरह का टैरिफ नहीं होता। एड वैलोरम टैरिफ है जो कि एज अ परसेंटेज के तौर पर लगाया जाता है प्रोडक्ट की वैल्यू के हिसाब से, जैसे कि 10% लगाया गया है। सो $100 की अगर प्रोडक्ट है तो 10% के हिसाब से $10 होगा, और इसी तरह से 1000 रुपये की प्रोडक्ट है तो 100 रुपये का होगा ये टैरिफ। और उसके बाद स्पेसिफिक टैरिफ है जो कि लगाया जाता है स्पेसिफिक फिक्स अमाउंट के तौर पे, पर फिजिकल यूनिट के हिसाब से, इनकी एक पीस के ऊपर, जैसे कि लगा हुआ है $5, $100 की अगर एक चीज़ है और उस पर $5 लगा हुआ है, और इसी तरह से अब ये नहीं कि उसकी प्राइस जो है फ्लक्चुएट करेगी तब भी वो $5 ही रहेगा, 100 से वो अगर 110 हो जाए तब भी, और इसी तरह से 1000 रुपये की चीज़ पे अगर 100 रुपये लगा हुआ है तो वो 100 ही ले रहेगा, प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही जो है जाहिर बात है फिक्स रेट रहेगा इसमें स्पेसिफिक टैरिफ के अंदर। जबकि एड वैलोरम में चेंज हो सकता है परसेंटेज के हिसाब से, और जो कंपाउंड होता है वो उसमें दोनों की चीज़ें शामिल हैं, एड वैलोरम की भी और स्पेसिफिक की भी। एक फिक्स अमाउंट लगा दिया कि भाई इतना फिक्स है, 100 रुपीज़ से सपोज करें, और फिर परसेंटेज भी देखी जाएगी कि इतने परसेंट भी चार्ज करेंगे, जैसे कि 5% भी होगा और फिर 100 रुपीज़ भी है। और उसके बाद ये कि रेवेन्यू टैरिफ्स होते हैं जो कि प्राइमरी पर्पस इसका इनकम जनरेट करना होता है गवर्नमेंट के लिए, ना कि प्रोटेक्ट करना। सो इसको इसीलिए लगाया जाता है कि ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल सके। और उसके बाद है फिर प्रोटेक्टिव टैरिफ, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन कंपटीशन से। और प्रोहिबिटिव टैरिफ होते हैं जो एक्सट्रीमली हाई टैरिफ, जो कि एसेंशियली बैन कर देते हैं एक्चुअली सर्टेन गुड्स, इंपोर्ट जो बैन करते हैं कुछ गुड्स की, जो कि बनाता है उनको इकोनॉमिकली अनफिजिबल। और काउंटरवेलिंग ड्यूटी होती है जो कि लगाई जाती है इंपोर्टेड गुड्स पर, ताकि काउंटर बैलेंस किया जाए सब्सिडीज जो कि प्रोवाइड की एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने। और एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई जाती हैं ताकि मुकाबला किया जाए, काउंटरैक्ट किया जाए जो प्रैक्टिस है डंपिंग की। नाउ द बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, डिफरेंस होता है कि इनके दरमियान जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है तमाम प्रोडक्ट की जो कि कंट्री एक्सपोर्ट करती है उसमें से माइनस करते हैं इकोनॉमिक वैल्यू जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की होती है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये जो डिफरेंस होता है टोटल रिसिप्ट्स में से अब टोटल पेमेंट माइनस कर देते हैं। अगर रिसिप्ट ज़्यादा हुई बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल, और अगर पेमेंट ज़्यादा हुई बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल। नाउ दी मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज वो होती हैं जिनका बिजनेस जो होता है एटलीस्ट एक कंट्री में, अपने खुद के कंट्री के अलावा, यानी कि अपने कंट्री में होगा और एटलीस्ट उसके अलावा किसी और कंट्री में भी होगा। और इनकी ग्लोबल प्रेजेंस होती है डाइवर्स ऑपरेशन के साथ, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और मल्टीनेशनल वर्कफोर्स। सो ग्लोबल ऑपरेशन होते हैं, वर्कफोर्स डाइवर्स बिजनेस ऑपरेशन होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, वर्कफोर्स इनकी मल्टीनेशनल है, ग्लोबल सप्लाई चेन है, कल्चरल सेंसिटिविटी है क्योंकि एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर है ये, और इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटजी, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, और इम्पैक्ट होता है जो होस्ट कंट्री है जहाँ पे होस्ट होती हैं कंपनीज, ग्लोबल ब्रांड होती हैं। सो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के, उनमें पहला है ग्लोबल एक्सपेंशन, ये एक्सटेंड होते हैं इनके ऑपरेशन अक्रॉस बॉर्डर,
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना, प्राइमरी गोल मैक्सिमाइज करना होता है प्रॉफिट, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, अचीव किया जाता है कॉस्ट एफिशिएंसीज को लार्ज स्केल प्रोडक्शन के जरिए, जितने बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, डाइवर्सिफिकेशन होती है, स्प्रेड किया जाता है बिजनेस रिस्क ऑपरेट करते हुए बहुत सी मार्केट और इंडस्ट्रीज में, एक्सेस होता है रिसोर्सेज तक, सिक्योर किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है रिसोर्सेज को ग्लोबली, मार्केट पेनिट्रेशन होती है, एस्टेब्लिश की जाती है एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एग्जिस्टिंग मार्केट में, और इसके अलावा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है और ट्रांसफर किया जाता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट होती है, बैलेंस किया जाता है, मिटिगेट किया जाता है रिस्क जो कि एसोसिएट है ग्लोबल ऑपरेशंस के साथ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिट रहा जाता है एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ और कम्युनिकेट किया जाता है कम्युनिटी की वेलफेयर को, कंट्रीब्यूट किया जाता है कम्युनिटी की वेलफेयर को, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी होती है, इंश्योर किया जाता है कंपनी की वायबिलिटी और सक्सेस को ओवर द लॉन्ग टर्म। नाउ द रोल ऑफ एमएनसीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। सो जो रोल है मल्टीनेशनल कंपनीज का डेवलपिंग कंट्रीज में, उसमें पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कंट्रीब्यूट करती हैं ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, होस्ट कंट्रीज की जहाँ पर ये होस्ट होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, ये इन्वेस्ट करती हैं ये कंपनीज और इन्वेस्ट करती हैं और इम्प्रूव करती हैं लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इनके इन लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर इन्वेस्ट भी करती हैं और इम्प्रूव भी करती हैं, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, इंट्रोड्यूस करती हैं न्यू टेक्नोलॉजीज और नॉलेज नेशन होस्ट नेशंस को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, इन्फ्यूज करती हैं कैपिटल लोकल इकोनॉमी के अंदर स्टिमुलेट करने के लिए ग्रोथ, और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, फैसिलिटेट करती है एक्सेस ग्लोबल मार्केट तक लोकल प्रोडक्ट्स के लिए, स्किल एंड ट्रेनिंग होती है, एनहेंस करती है स्किल सेट लोकल वर्कर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए, टैक्स रेवेन्यू होता है, जनरेट करती हैं ये टैक्स रेवेन्यू होस्ट कंट्री की गवर्नमेंट के लिए, और एक्सेस होता है ग्लोबल मार्केट तक, प्रोवाइड करती है लोकल बिजनेसेस को एक्सपोजर के साथ इंटरनेशनल मार्केट के लिए, कंज्यूमर बेनिफिट्स होता है, ऑफर करती है डाइवर्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लोकल कंज्यूमर तक, और उसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंगेज होती हैं ये सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस में ताकि बेनिफिट दें कम्युनिटीज़ को, पोटेंशियल पिटफॉल्स होते हैं, एक्नॉलेज करना जो चैलेंजेस हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि आ सकते हैं, जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन होना या फिर एनवायरमेंटल इश्यूज वगैरह। तो ये थी आज की वीडियो। आज आपको इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए कोशिश की जाएगी कि और सब्जेक्ट्स के बारे में भी इस तरह की वीडियोस जो है वो अपलोड की जाएं। Thanks for watching this video and best of luck for your exams.